देखिए डियर, आज आप लोग का डे 3 है साइंस में। डे 1, डे 2, डे 3 आपको हम सारा कुछ डे 1, डे 2, डे 3 में बता दिए थे। हम केमिस्ट्री में क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहे हैं, साइंस बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर का डे 3 है, यानी तीसरा दिन में आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। एक बड़ा ही सटीक तरीके से हम बहुत ही इसको डिजाइन किए हैं, बहुत अच्छा तरीके से इसको डिजाइन करके हम आप लोग को समझा रहे हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि हम आपको जितना बेहतर समझा, हमसे जितना हो सके हम आपको पूरा समझा दें और आपके मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे, जो भविष्य में आपको ये उम्मीद रहे किसी से कि चलिए ये सर इतना बताए तो हमको 90% समझ में आ गया, अब 10% स्कूल से समझेंगे, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से 100% आपको कंसंट्रेशन दे दूं, 100% आपको सेटिस्फाइड दे दूं। जब तक आप 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप मुझे पूछिए, हम आपको 100% सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं एक बार जब समझा दूंगा तो आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको रहेगा, कल आप लोग पढ़े थे 9 क्वेश्चन में, हम आप लोग को पढ़ा 8 क्वेश्चन में शायद आप लोग को पढ़ाए भी थे, हाँ 8 में, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और 9 में पढ़ाए थे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम वही बता रहे हैं। एग्जाम में ना कभी कभार इस तरह का सवाल पूछ देता है, ये VVI क्वेश्चन है, हम जितना भी लिखवा रहे हैं ना वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग तुक्का मार के पढ़ने का काम ना करें। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बने तो आप तुक्का मार के पढ़ने की कोशिश ना करें, आप पूरा डिटेल पढ़िए, ताकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल पूछे तो आप एग्जाम दे देंगे आराम से। देखिए डियर, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है, कहने का मतलब है कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रिया को आखिर वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। देखिए, हम संयोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे, जब दो को तत्व आपस में मिलेगा उसे एक नया पदार्थ बनता है, और वियोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे, एक ही तत्व ये रहेगा, वो टूट करके 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक बनता है। क्या बात सही गलत है? तो आज हम आप लोग को वही बताने जा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। तो सुनिएगा, संयोजन अभिक्रिया में जब हम बता रहे, फिर वही डिफिनेशन लिखा रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, जब 2 को तत्व या 2 से ज्यादा तत्व, जब 2 तत्व या 2 से ज्यादा तत्व मिलकर यानी कि संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? संयोजन अभिक्रिया। कोई डाउट है क्या? और जस्ट आप ध्यान रखिए, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटकर, मतलब एक ही अभिकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। अतः अब देखिए, अतः संयोजन अभिक्रिया में को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। देखिए तो संयोजन अभिक्रिया में क्या था, 2 को तत्व मिला और उससे एक नया पदार्थ बना, एक पदार्थ बना, और उसमें क्या हुआ, इसमें वियोजन में क्या हुआ, एक ही पदार्थ था, ये टूट करके 2 का पदार्थ बना। तो क्या एक दूसरे का उल्टा है या नहीं है? वही तो लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया का इसलिए विपरीत कहा जाता है। क्या कोई डाउट रहा? आगे देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं से के उत्पादन के निर्माण के साथ साथ, अब चलिए हम बताते हैं, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जब आप किसी जब अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके बनने में ऊष्मा निकलता है, जिसके बनने में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, कल आप लोग पढ़े थे कि आप लोग जो चूना लाते हैं दुकान से, कैल्शियम ऑक्साइड जो लाते हैं, हम आप लोगों को कल बताया था ना। जो बच्चे अगर नहीं देखे वीडियो को, वो कोशिश कीजिए कल वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपका क्या होगा, पार्ट 2 आप देख लेंगे ना तो आपको डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। कल बहुत डिटेल बताए थे कि चूना जो आप लाते हैं दुकान से, उसको जब आप पानी के साथ मिलाएंगे तो उसे पता है ना, उससे बुलबुला निकलता, पूरा एकदम उबाल मारता है ना गर्म होके, तो उससे क्या हीट निकलता है, टेम्परेचर निकलता है, तो उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा रिलीज हो रहा है, मतलब ऊर्जा उससे निकल रहा है, उसीलिए उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। छोड़ दीजिए, आपने समझे, एक छोटा मोटा एग्जांपल समझिए, एक बहुत अच्छे एग्जांपल के तौर पे। बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन जैसे पंखा चालू किए तो पंखा से पहले जो स्टॉप पंखा था, पंखा जब ऑफ था, क्या उससे कोई एनर्जी निकला, क्या उससे कोई हवा निकला, क्या वो तो साइलेंट था। लेकिन जैसे आप स्विच दिए,
करंट उसमें पास हुआ, उससे क्या हुआ, एक तरह का हवा निकला, तो वो आपको क्या करा, आराम दिया, चलो ठंडा लग रहा है। कहने का मतलब समझाया? तो जब जिस क्या बोलता है कि जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा उसमें रिलीज होता है, उष्मा निकलता है, उसीलिए क्या बोलते हैं, यानी कि उष्मा निकलती है, वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, इसको ध्यान से देखिएगा। CH4, CH4 का मतलब क्या होता है? CH4 का मतलब होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ये मीथेन गैस है, याद रखेंगे, CH4 मीथेन गैस है। अगर किस्मत अच्छा रहा आप लोगों का, अगर मेरा बस चले साइड, तो अगर हम आप लोग को बताना शुरू कर देंगे ना ये सब, अगर हम टिक गए, तो साइंस अगर पूरा डिटेल पढ़ा दिया ना, तो मैं उम्मीद करवाता हूं कि भविष्य में किसी बच्चा को भी ना साइंस में कोई डाउट नहीं रहने देंगे। CH4 मतलब होता है मीथेन गैस। क्या होता है? मीथेन गैस। CH4 क्या है? एक तरह का गैस है, उस गैस का नाम क्या है? मीथेन। सारे बच्चे बोलोगे क्या गैस का नाम है? मीथेन गैस। क्या कोई डाउट है क्या? CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन गैस। मीथेन क्या है? गैस है। जब मीथेन गैस में हवा के संपर्क में वो आया, ऑक्सीजन के जब वो संपर्क में आया, तो वो रिएक्शन करके क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, और प्लस H2O और जल बनाया, और फिर क्या उससे फिर उष्मा निकला। उससे फिर क्या निकला? उष्मा निकला। क्या कोई डाउट है क्या? तो देखिए, प्लस उष्मा, जहां उष्मा प्लस हुआ, मतलब प्लस मतलब जुड़ना, मतलब उसमें उष्मा निकल रहा है प्लस, और माइनस मतलब उष्मा उसमें घट रहा है, उसमें उष्मा निकलेगा ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या? प्लस उष्मा मतलब क्या हुआ? उष्मा उसमें निकलेगा, नहीं समझे? और माइनस उष्मा का मतलब क्या हुआ? उष्मा उसमें नहीं निकलेगा। क्या कोई डाउट है क्या? तो बताइए, जिसमें उष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलोगे बाबू? वेरी गुड। और जिसमें उष्मा नहीं निकलता है, उष्मा खींचता है, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, आप इसको मिलाते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं, तो ध्यान से देखिए। कार्बन एक, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, और यहां ऑक्सीजन 2 और यहां 1, कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या बराबर है क्या? नहीं। तो जो सिंगल है उसको हम डबल करने की कोशिश करेंगे, हम बताया था ना आप लोग को। तो देखिए, हम यहाँ पर डबल 2 से गुना कर दिए, तो बताइए हाइड्रोजन कितना आ गया? 2 दूना 4। सभी को बोलिए ना, हाइड्रोजन कितना आ गया? 4। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना था सर? 4। मिला हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 मिल गया। चलो हम सेटिस्फाइड हो गए। कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ? 2 एकम 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, कितना हुआ? 4। ऑक्सीजन कितना आया? 4। अरे बाबा, ऑक्सीजन कितना आया? 4। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है? 2। क्या करेंगे इसको? 2 से गुना, तो क्या ऑक्सीजन 4 आया? अब देखिए, कार्बन एक। क्या कोई डाउट है क्या? क्या ये संतुलित अब हुआ? अरे संतुलित, प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हुआ? बराबर हो गया ना जी? तो आप बोलेंगे इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या हो गया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। अब इधर का स्लाइड में आ जाइए, इधर फिर नीचे हम चलेंगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? 11 के बाद 12 क्वेश्चन। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जिसमें उष्मा का अवशोषण, उत्सर्जन मतलब निकलना, और अवशोषण मतलब खींचना। सबको बोलेगा, उत्सर्जन मतलब निकलना और अवशोषण मतलब खींचना। कोई डाउट है क्या? अरे बाबा, सूती कपड़ा पहनते हो? अभी गर्मी के दिन चल रहा है ना, सूती कपड़ा आप लोग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? सूती कपड़ा पहनने से आपको क्या होता है? आराम महसूस होता है, क्योंकि वो पसीना को खींचता है। समझ गया? वो पसीना को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। कौन? सूती कपड़ा। समझ गया? लेकिन वही आप अगर पॉलिस्टर का कपड़ा पहनेंगे ना, तो देखिएगा आपका बदन पूरा एकदम भींगा भींगा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पसीना खींचा ही नहीं, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें गर्मी के दिनों में सूती कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो पसीना को आसानी से क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, खींच सके। और जब वो ऑक्सीजन, जब वो पसीना खींचेगा, तो वो क्या करेगा? सूरज की रोशनी से रिएक्शन करके क्या करेगा? वो पानी जो रहेगा, वो पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर निकलते रहेगा, और आपको ठंड महसूस होते रहेगा। इसीलिए सूती कपड़ा पहनने के बाद क्या होता है? हमें ठंडा महसूस होती है। कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, तो जिन अभिक्रियाओं के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा का खींचता है, उष्मा उसमें नहीं निकलता है, जिसमें उष्मा खींचता है, उसी को बोलते हैं क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जांपल समझाते हैं। AgCl का मतलब क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड। क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड। AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड अवस्था में था,
अब जब इसमें सनलाइट पड़ा, सनलाइट मतलब समझते हैं सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी जब इसमें पड़ा तो ये रिएक्ट किया, ये अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करने के बाद क्या हुआ, ये सिल्वर अलग कर दिया, क्लोराइड को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया। कोई डाउट है क्या? क्या बोले, क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट पड़ा, सूरज की रोशनी पड़ा, तो वो क्या बना, वो रिएक्शन करने के बाद सिल्वर को अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया। क्या कोई डाउट है क्या? समझ में आया? तो अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि ये, अब बताइए इसमें क्या हुआ, उष्मा क्या हुआ, इसमें उष्मा माइनस, बोलेंगे माइनस उष्मा, माइनस उष्मा, इसमें उष्मा निकला ही नहीं, उष्मा खींचा। तो अब बताइए ये बैलेंस है, Ag1 मिला, अरे सिल्वर एक मिला, क्लोरीन कितना है जी, 1 है, यहाँ 1 है ना जी, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 2। क्या बैलेंस है? क्या बैलेंस है? क्या पीछे वाला बेंच हम आपको बारंबार वार्निंग देते हैं, कल भी वार्निंग देते, आज भी दे रहे हैं, पढ़ो यार। क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2। क्या करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब बताइए सिल्वर कितना हो गया, अरे सिल्वर भी तो 2 हो गया, अब सिल्वर 2 हुआ, यहाँ सिल्वर कितना था, 1। क्या करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट है क्या? अब सिल्वर भी तो 2 है। अब देखिए यहाँ सिल्वर 2 क्लोरीन 2, सिल्वर 2 क्लोरीन 2, क्या ये बैलेंस हुआ? ये संतुलित समीकरण है। पहले ये संतुलित था या असंतुलित था? अब क्या हुआ? तो बताइए आपका करेक्ट एग्जाम्पल कब माना जाएगा, जब आप उसको बैलेंस करेंगे तब, या जब आप उसको बस अनबैलेंस रहेगा उस समय? जब वो बैलेंस रहेगा तब। अच्छा, आपके घर में पार्टी हुआ, सपोज दैट कोई व्यक्ति अगर खा पी के अगर पूरा टाइट हो गया, अगर उसका पेट पूरा भर गया तो आपका शिकायत नहीं करेगा, और जहां थोड़ा सा भी खाली रहा ना बाबू, तहां वो कंप्लेन करते जाएगा, साला बढ़िया से खिलाया नहीं। बात गलत है, सही है? तो आपका वही सब सेम टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम्पल बढ़िया रहे तो आप उसको बैलेंस करके देखिए। कोई डाउट है क्या किसी को? वेरी गुड। आगे देखिए, श्वसन। आप के जीवन में, आपके जीवन में जिस तरह का प्रभाव चलता है, देखिए अभी हम बोल रहे हैं तो आप लोग कभी भी श्वास लीजिए तो कस के श्वास लीजिए, कस के लीजिए, छोड़ोगे ना, इससे क्या होता है, लिया छोड़ा तो हाथ यहां रखो और देखना इससे हवा निकला, आया, निकला। अब हम वही बताते हैं कि श्वसन को, मतलब श्वसन, आप जो श्वास लिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। एग्जाम में पूछता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्या बोला जाता है एग्जाम में? एग्जाम्पल में क्या बोलता है क्वेश्चन में? कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये सवाल, क्या पूछता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं? सुनिए, श्वसन, चूंकि हम जानते हैं, सारे बच्चे बोलोगे, क्या बोलोगे? चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं जी? हम आपके लैंग्वेज में बता, बाइलिंगुअल बोले ना कि हम सारा आपके जीवन में जिस तरह का परिवर्तन होता है ना, हम सारा कुछ आपके रिलेटेड से कुछ बताएं। हम आपको बताता हूं और बात, अगर कभी भी आप लोग को हम याद करने का तरीका बताते हैं, अगर हम अभी जितना भी बोल रहे हैं ना, सब तो वॉइस है ना यार, एकदम क्या बोलते हैं स्पष्ट, तो आपको आवाज जाता ही होगा वीडियो में। अगर जब भी आप अगर कभी पढ़ते हैं ना, अगर कभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, बस मोबाइल खोलो, ईयरफोन डालो, कान में डालो और इसको पैकेट में आराम से रख दो और आराम से जहां जा रहे हो वहां सुनते जाओ। देखिएगा सुनते सुनते आपका याद हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको घर में आके एकदम अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका स्किल कितना टाइट होता है। क्या बोलते हैं? चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि हम जानते हैं कि, याद हो गया मुझे, चूंकि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है? क्या हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की। अब क्या बोलता ऊर्जा, अब नया शब्द ऊर्जा। ऊर्जा क्या हुआ? आई डोंट नो। सुनो, ऊर्जा क्या हुआ? ऊर्जा तथा ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है, तथा ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। अब ऊर्जा मतलब समझते हैं? ताकत, 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 ताकत नहीं बोलता ना, अरे वह ताकतें नहीं मिल रहा है। ताकत में एनर्जी, एनर्जी आपका लेस हो गया, एकदम कम है। एनर्जी अगर हाई है, कमजोर व्यक्ति से भी अगर कमजोर व्यक्ति तुम है, अरे एनर्जी तुम्हारे में पूरा भरा हुआ है, तो बढ़ के आदमी जब अगर आएगा ना भिड़ने, अरे उड़ा देंगे तुमको सीधे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी भरा हुआ है। आपसे अगर 50 केजी का आटा नहीं उठेगा, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप बोलिएगा कि हम इस आटा को उठा देंगे। लेकिन अगर आपके पास मात्र 5 केजी का आटा आपके पास रखा हुआ है,
तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप उसको उठाने में असमर्थ रहेंगे। क्या बात सही गलत है? आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, चूंकि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है तथा ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। उसके बाद क्या बोलता है, पाचन क्रिया के समय, पाचन क्रिया के समय, पाचन मतलब समझते हैं क्या, डाइजेशन, डाइजेशन समझते हो, जब आप खाना खाते तो ये पचता है, हमारा खाना पचता है ना, तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग भोजन जो खाते हैं ना, वो खाने पाचन क्रिया के समय क्या होता है, हमारे जो खाना होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब टूटने के बाद क्या हुआ, टूट जाते हैं, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है। चूंकि हम जानते हैं कि चावल हो गया आपका, ब्रेड हो गया, आलू हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट होता है तथा इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और आपका देखिए चावल हो गया, आलू हो गया और ब्रेड हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है ना तो वो क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। सभी को बोलो, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ग्लूकोज के बाद क्या होता है, सुनो ध्यान से, ग्लूकोज, अब यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में मिलकर हमें ऊर्जा देती है। और वही ग्लूकोज जो खाना, पहले खाना तुम खाया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटा तो क्या बना, ग्लूकोज, और ग्लूकोज, वही ग्लूकोज आपके शरीर के कोशिकाओं में मिलकर आपको ऊर्जा दिया। क्या दिया आपको, ऊर्जा दिया। कौन ऊर्जा दिया, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या बना था, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या दिया, ऊर्जा। किससे मिलकर, हमारे शरीर की कोशिकाओं से मिलकर, हमारे शरीर की कोशिकाओं से मिलकर। नहीं समझा, आगे देखिए, मिलकर क्या बोलता है, अतः, है ना, आप ये देखिए क्या होता है कि अतः इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब बताओ इसमें क्या हुआ, इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ ना, अरे उत्पन्न मतलब समझते हो, निर्माण होना, बनना, तो क्या इसमें ऊर्जा बनाना जी। आप खाएं कार्बोहाइड्रेट, आप खाएं आप क्या खाएं, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या बना, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कोशिका के साथ मिला क्या बना, ऊर्जा। अरे ऊर्जा बना, तो इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ ना। जब ऊर्जा का निर्माण हुआ तो समझिएगा, जब इसमें बोलेंगे अतः इस अभिक्रिया में, ये सब प्रोसेस में, ये सब रिएक्शन में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस पाचन क्रिया के अंतर्गत में क्या हो रहा है, हमें ऊर्जा मिल रहा है। हमें क्या हो रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। अब ऊर्जा मिलता है तब हम लोग बॉडी में जान आता है। अब हम लोग ताकत, जब एनर्जी मिलेगा तब हम लोग किसी काम को करने में समर्थ होते हैं, काम को कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं, ध्यान से देखो। अब सभी को बोलिएगा, हमारे शरीर को बताओ, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा में किससे प्राप्त होता है, भोजन से। ऊर्जा में किससे प्राप्त होता है, ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, भोजन से। और भोजन में जैसे चावल हो गया, अरे चावल हुआ ना जी, और आलू हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब में क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज जब हमारे शरीर के कोशिकाओं में मिलता है क्या बनता है, ऊर्जा। और ऊर्जा, इस अभिक्रिया में ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भारी लगा क्या, इतना लंबा देखो तो। अब कोई बच्चा बोलेगा बाप इतना लंबा आंसर है, अरे ससुरा इतना लंबा आंसर है तो क्या दिक्कत है, आपको इतना समझ में भी तो आया, आप इसको अपने से जोड़ के भी आंसर बता सकते हैं। नहीं, आप इसको अपने से जोड़ के भी बता सकते हैं आंसर। अब ध्यान से देखिए क्या बोलता है उसके बाद। देखिए डियर, अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं बढ़िया तरीका से। प्लीज सभी कोई कोऑपरेट कीजिए, मैं और अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए क्या हुआ, C6 ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा आप लोग, कभी मत भूलिएगा। ग्लूकोज का कोई सूत्र अगर पूछे ना तो आप बोलिएगा C6H12O6। क्या बोलिएगा, C6H12O6। क्या कोई डाउट है क्या? देखिए डियर, C6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन जब 6 होगा ना तो उसी को बोलते हैं ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी भाइवा के भी एग्जाम में पूछता है। ओरल टेस्ट आप लोग के स्कूल में होता ही होगा कभी कभी। अगर आपके टीचर पूछेंगे बता बच्चा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे, सर नहीं जानते हैं, नहीं बोलोगे ना सब बात।
अब ऐसा बोलोगे क्या? तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6। चलिए इतना बढ़िया पढ़ेंगे ना, हम आप लोग को लास्ट में जब वीडियो हम आप लोग को कंप्लीट कर देंगे, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उस समय आप लोग मुझे याद करवा दीजिएगा कि सर चीनी का सूत्र क्या होता है। हम चीनी का सूत्र आप लोग को बता देंगे। ओके, कोई डाउट है क्या? मैं चीनी का सूत्र आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सब पका खा जाओगे। तो ग्लूकोज हमारा कौन से मीडियम में है? एक्वस मीडियम। सारे बच्चे बोलो कौन से मीडियम में? अरे एक्वस मीडियम मतलब क्या होता है? जलीय विलयन। क्या होता है? जलीय विलयन। वेरी गुड। अब O2 जब, अब देखिए ग्लूकोज, आप देखिए नहीं समझते आप लोग खाना खाए थे? अरे बाबा खाना खाए थे? आप जब खाना खाएं तो कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो वो आपके बॉडी में गया और वो कार्बोहाइड्रेट टूटा तो वो क्या बना? ग्लूकोज। सर ये ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बना, लिया तो कौन चैनल से सुरा? ऑक्सीजन लिया। अरे लिया रे, ऑक्सीजन लिया। अब पता है हम आप लोग को कुछ थोड़ा सा जानकारी और दे दे। बहुत टीचर बताते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अरे हाँ, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन, अच्छा आप लोग श्वास लिए तो क्या पूरा ऑक्सीजन लिया? नहीं, बहुत सारे अन्य गैस लिए, लेकिन पता हमारे नाक में यहाँ नासिका ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? ऑक्सीजन के पार्ट्स को अंदर भेजते हैं, बाकी वाले पार्ट्स को बाहर भेज देते हैं। ऑक्सीजन को एंट्री है और बाकी को एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर से लाइसेंस बना लिया है कि ओनली फॉर पासिंग किसको मिलेगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन वो तो शुरू से पास बना चुका है, तो एंट्री उसी को मिलेगा ना यार। तब फिर अब देखिए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जब अब हम लोग ऑक्सीजन लिए, वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिला डियर, फिर से बोल रहा हूं, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिला डियर तो क्या बना? सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस H2O। अरे H2O मतलब क्या हुआ? जल मतलब समझते हैं? जो आपके बॉडी में, आपका बॉडी में वो मिल गया। आपके बॉडी में पता है आपके बॉडी का कुल वजन का कितना भाग, कितना वजन होता है आपका? पानी। देखिए टोटल अगर आपका कोई व्यक्ति का वजन अगर 100 किलो है तो उस व्यक्ति का अगर 70 किलो वजन केवल पानी है। कोई डाउट है क्या? 70% हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा पाई जाती है। कोई डाउट नहीं है ना? इसलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। सुबह उठिए पानी पीजिए। अगर पानी बढ़िया से पीजिएगा तो समझिएगा कि आपका सेहत बढ़िया रहेगा, आपके बॉडी में कभी पानी की कमी नहीं होगी। पानी अगर आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो हम इसका 2-3 पहचान बताते हैं। आपके बॉडी में अगर कभी पानी कम हो जाए तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे भी मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे मेरी बॉडी में भी पानी की आवश्यकता एकदम सख्त जरूरत है। मुझे भी पानी पिएंगे तो मेरा बॉडी क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, एवरेज एकदम एक इक्वल टेम्परेचर में आ जाएगा। तो अगर पानी कम होगा आपके बॉडी में तो समझिएगा कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, अकबका लगेगा, आपका पेशाब यानी कि यूरिन जो आपका होगा ना वो येलो पीला होगा। याद रखिएगा, यूरिन आपका येलो होगा, पीला होगा, तो समझ जाइएगा कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम है। पानी की मात्रा कम है। देखिए डियर, तो अब देखिए जल मिला लिक्विड फॉर्म में और वो क्या बना? अब CO2 क्या था? गैस था। अब ध्यान से देखिए, अब प्लस ऊर्जा। अब यही ऊर्जा के ताकत में तुम किसी को बोलोगे अरे बाबू आओ देख लेंगे तुमको, या किसी को अगर कोई व्यक्ति बोलेंगे बाबू कि 25 किलो चावल उठा के लेते हो तो तुम आराम से उठा के ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी है, ऊर्जा है। समझ गए ना? तो देखिए डियर, अब बताएंगे क्या यह एग्जाम्पल जो है वो सूटेबल है या नहीं। सो बताइए मुझे, ये बैलेंस है या नहीं है? तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सुनिए सर जी, कार्बन 6, कार्बन जल्दी बोलो ना, कार्बन 6, कार्बन 1। अरे यार कार्बन यहाँ एक ही है ना जी, यहाँ क्या करेंगे? 6 से गुना। थोड़ा जल्दी बोलिए, दिक्कत हो जाएगा फिर। कार्बन 6, कार्बन यहाँ पे 6 से गुना किया तो कार्बन 6 आया। अब देखिए ऑक्सीजन 6 दूना 12। अरे ऑक्सीजन 6 दूना 12, ऑक्सीजन यहाँ 12 आया। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 और यहाँ 2। क्या करें? अच्छा रुक जाइए, भगाइए नहीं। यहाँ हम 6 से गुना कर देते हैं। अगर हम किससे गुना करते हैं? 6 से। अच्छा रुक जाइए, अभी इसको रेट करेंगे। अब यहाँ समझ गए हम लोग, हाइड्रोजन यहाँ कितना था सर? 2 था। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना था? 12। 6 से गुना किया, हाइड्रोजन 12 मिल गया। कार्बन 6 भी मिल गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 है और यहाँ 2 8 हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 दूना 12 और यहाँ 6 कम 6, तो 12 6 कितना हो गया?
18। नहीं समझे? यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6 दूना 12 हुआ ना जी। अरे 6 दूना 12 हुआ। ऑक्सीजन ज्यादा चिल्लाने से ये सब दिक्कत होता है। 6 दूना 12, ऑक्सीजन 12 और यहाँ 6 कम 6 हुआ, 12 6 कितना हो गया 18। और यहाँ ऑक्सीजन कितना था 6 था। हम इसको क्या करें 6 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 12 और 6 18। आया आया नहीं आया? तो ये आपका बैलेंस हो गया। आगे देखिए, अब का सवाल आप लोग करेगा विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। गर्मी का दिन चल रहा है अभी, आप लोग जानते हैं। आप लोग दाल बना के रखिएगा ना, वो खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कैसे खट्टा लगेगा। क्यों? कारण क्या है बताता हूं मैं आप लोग को। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, कहते हैं रखा रह जाता है, जब तेलीय सामान हो गया या वसायुक्त खाद्य सामग्री हो गया, खाने का सामान हो गया, जब लंबे समय तक इसको हम रख देंगे ना, तो इससे क्या होगा, इसका तब उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। तब उसका स्वाद और गंध क्या होता है? तब उसका स्वाद और गंध क्या होता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब क्या करेंगे? बदल जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, तो समझ गया ना। अगर मान लीजिए खाना का अगर स्वाद अगर बदल जाता है तो समझिए वो विकृत गंधित हो गया है। अरे चावल वगैरह खराब हो जाता है ना गर्मी के दिन में, तो समझिए वो विकृत गंधित हो गया है। वही ठंडा के दिन में देखिएगा वो खराब नहीं होता जल्दी से। आगे देखिए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? 2 टॉपिक और बचा, फिर आज का वीडियो यहीं तक अपलोड करेंगे। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? जब कोई धातु, अब मैं आप लोग प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत से सवाल है। जब कोई धातु, बाबू अगर मान लीजिए आप दुकान से कभी कांटी खरीदे हैं, कैसा रहता है? एकदम पूरा कैसे दिखेगा? एकदम बाबू साइकिल का पेंडिल देखा है? सभी को बोलेगा साइकिल के पेंडिल यानी कि रिम हैंडल कैसा दिखता है? चमकदार दिखता है। कैसा दिखता है? चमकदार। अरे सभी को बोलो कैसा दिखता है? चमकदार दिखता है। क्या मैं इधर बोर्ड साफ करूं? नहीं, रुक जाओ। तो वो चमकदार दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके जो लोहा के ऊपर ना बाबू क्रोमियम का परत चढ़ा होता है। किसका परत चढ़ा होता है? आप लोगों को क्लास 8 में हम पढ़ाया है। क्रोमियम के परत चढ़ने के कारण क्या होता है? वो चमकदार दिखता है। जैसे हम लोग काले हैं, है ना, अगर फेयर लवली लगा देंगे तो उसके अंदर एक लाइट आ जाएगा ना, उसी तरह से लोहा था, हम जान रहे हैं कि पसीना होने के बाद वो खराब हो जाएगा, यानी कि कुछ समय के बाद वो लोहा खराब हो जाएगा, लेकिन कुछ समय तक सुरक्षित रहे इसके लिए उसके ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, ताकि एकदम लगेगा कि हाँ एकदम ओरिजिनल यही है साइकिल है। और लोहा वाला अगर रहता बाबू तो क्या बोले, अरे लोहा वाला नहीं लेंगे, लेकिन क्रोमियम के कारण उसको थोड़ा चमकदार बना दिया तो उसको एकदम, उसके पीछे सबको दीवाना है। जैसे फेयर लवली के पीछे सबको दीवाना है, हम और आप है नहीं, देख रहे हो ना। आमतौर पर देखा जाए जितने खाने की जरूरत नहीं पड़ रहा उतना लोग उसको यूज कर रहे हैं। अगर पॉकेट मनी के लिए किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा को मिलेगा ना खाने के लिए कुछ, ये बाबू पॉकेट मनी आपका है, तो उसको पॉकेट मनी यूज नहीं करेगा, उसी का प्रयोग वो क्या करेगा अपने मेकअप में यूज कर देगा। तो उसी तरह जो धातु होता है ना, धातु को चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। और आप थोड़ा सा और बता भी जानकारी दे, और थोड़ा जानकारी दे। लोहा का छड़ देखे हो? अरे जिससे आपका घर बनता है जी। अच्छा ठीक है। पुल बनता है देखे हो? क्या वो क्या होता है? छड़। क्या होता है? बताइए उसके ऊपर कौन सी धातु की परत होती है? जिंक का। वेरी गुड। किसका? जिंक का, यानी जस्ता का। बोलेंगे कभी ना जिंक का। अच्छा वो जिंक उसमें क्यों दिया रहता है? उसके जिंक के ऊपर परत क्यों चढ़ाया होता है? अच्छा जिंक मतलब समझते हैं, परत मतलब समझते हैं, जैसे फेयर लवली लगाते हैं ना बच्चा हम लोग, उसी तरह उसके ऊपर एक परत लेयर बनाया जाता है। जिंक का परत क्यों बनाया जाता है सर? क्योंकि वो कुछ समय तक क्या हो सके, उसको पानी से, अगर पानी पड़ने के बाद भी उसको सुरक्षित रखा जा सके, थोड़ा बहुत पानी बर्दाश्त कर सके। लेकिन क्रोमियम का परत उसमें चढ़ा हुआ है साइकिल के हैंडल पेंडल में, तुम रख दो ना बाबू पनिया में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबा समय के कुछ दिन के बाद, बहुत दिन के बाद वो उसका अपना चमक धीरे धीरे लॉस्ट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। समझ गया? आगे देखिए, संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा का कांटी, अब एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं सर लोहा का कांटी था, आप उसको फेंक दिए, कुछ दिन के बाद देखिएगा उसमें वो भूरा रंग का हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? संक्षारित हो गया। आसपास के ठंड के कारण
आस पास में अच्छा बताइए, अभी आपको ठंड लग रहा है, थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी की मात्रा है, इसलिए आपको ठंड लग रहा है। समझ गया ना? आगे देखिए, लोहे में जंग लगना से आप क्या समझते हैं? कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये सवाल कि लोहे में जंग लगने से क्या तात्पर्य है, या लोहा में जंग लगना आप किसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं? तो बोलिएगा, लोहे की बनी वस्तु में चमकीली होती है। आप लोग को नींद आ रहा है? लोहे की बनी वस्तु में क्या होती है? चमकीली होती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात, कुछ समय पश्चात मतलब बाद में, उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लालिमा मतलब लाल रंग का, भूरा रंग का परत उस पर चढ़ जाता है। किसमें? लोहे की बनी वस्तुएं में, लोहे की बनी वस्तुओं में परत चढ़। प्रायः इसी प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। अब इसी काम को, इसी प्रक्रिया को तो बोलेंगे कि लोहा में जंग लग गया। क्या कोई डाउट है क्या? तो देखिए, हम आप लोगों को क्या किए, टोटल 16 क्वेश्चन हम आप लोगों को पूरा A to Z बता दिए। देखिए 16 क्वेश्चन पूरा बताया गया। देखिए बताया गया ना, पूरा 16 क्वेश्चन है। आप 16 क्वेश्चंस में क्या कीजिए, टोटल 16 यानी कि 10 से लेकर 16 यानी कि पूरा 7 क्वेश्चन आज बताया गया है। 7 क्वेश्चन आज बताएं। आप लोग जितने भी बच्चे हो, चाहे ऑनलाइन के कैंडिडेट हो या ऑफलाइन के कैंडिडेट हो, आप लोग बोले ना, हम ऑनलाइन वाले बच्चे को एक ही बेनिफिट है कि आप लोग, उन लोग नोट्स मिल जाएगा, उन लोग को बहुत अच्छा तरीका मिल रहा है, क्लास मिल रहा है। लेकिन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को क्या हो रहा है, आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल रहा है। अभी देखिए, इस क्लास के बाद आप लोग को तुरंत अभी टेस्ट सीरीज लेंगे। नेक्स्ट बैच के साथ आप लोग को टेस्ट सीरीज चलेगा। आज टेस्ट सीरीज नंबर 2 चलेगा। आप लोग एज एसएसटी का एग्जाम लेंगे। तो देखिए, आज हम आप लोगों को यहीं तक क्लास रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। और सुनिए, एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग जब तक कोशिश कीजिए कि जब तक आप लोग को समझ में ना आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने, तो आप एक क्वेश्चन को आप लोग रट के याद मत कीजिएगा, कभी नहीं याद कीजिएगा रट के। हमारे टीचर्स कहते थे, हम लोग खुद उस रूल को फॉलो किए हैं, एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार 15 बार लिख डाले हैं, लिखते लिखते याद किए हैं। लिखते लिखते आप याद कीजिए, आपका हाथ खुद ब खुद चलते रहेगा। और रट्टा मारो तो तू याद करेंगे ना, तो आप देखिएगा कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए एक बार देखिए, फिर कुछ देर तक थोड़ा सा पढ़िए और उसको लिखिए। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, लिखते लिखते आप पूरा याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।